नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 8। और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 7 जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला है, हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर ग्रियर्सन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से होता है, ये किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हिंदी साहित्य का जो वास्तविक आरंभ है ये भक्ति काल को मानते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको जन्म पूछा जा सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ दोस्तों, कब हुआ? ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों 1907 में कहाँ हुआ? 1907 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके पिता का नाम आपको पूछा जा सकता है। इनके पिता का नाम क्या था? ठीक है, इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। क्या था? अनमोल। ठीक है, अनमोल द्विवेदी जो है इनके पिता का नाम था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो आपको पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों वो आपको याद रखनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, इनके उपन्यास आपको याद रखने हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं इनके, मैंने आपको बताए हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास किसका है? ये उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साथ ही साथ दोस्तों इनका अगला जो उपन्यास है चारू चंद्रलेख। ठीक है, चारू चंद्र चारू चंद्रलेख किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, चारू चंद्रलेख के साथ ही साथ आपने पढ़ा है अनाम दास का पोथा। ठीक है, क्या पढ़ा है? अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा जो है ये किसका उपन्यास है? ये भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इनका और बात करें, पुनर्वा इनका एक उपन्यास है। ये सारे उपन्यास हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके जो निबंध हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निबंध क्या क्या हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के? तो इनके निबंध दोस्तों याद रखने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, निबंध कौन कौन से हैं? अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल किसका निबंध है? अशोक के फूल। दोस्तों ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साथ ही साथ कुटज है इनका। ठीक है, कुटज निबंध है। ठीक है, कुटज के साथ साथ आलोक पर्व है। ठीक है, आलोक पर्व मैंने आपको कई बार बता दिया है। आलोक पर्व के लिए इनको क्या मिला था? ठीक है, मैंने बताया था आलोक पर्व के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को? तो याद रखेंगे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए। ठीक है, याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, 1973 में। कब मिला था? 1973। ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे दोस्तों वर्क किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। सारे याद रखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, ठीक है, अशोक के फूल, कुटज, ठीक है, आलोक पर्व, साथ ही साथ कल्प लता भी इनका एक निबंध है, याद रखेंगे कल्प लता। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों याद रखने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये कथन किसका है? किसने कहा है साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है? ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये कहा है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
याद रखेंगे। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है, ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से दोस्तों आपको याद रखना है, इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1864 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1864 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो यूपी के रायबरेली जिले में हुआ था। ठीक है, यूपी के रायबरेली जिले में, रायबरेली जिले में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि इनका एक दोस्तों पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने जो है कितने वर्षों तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखेंगे दोस्तों 17 वर्षों तक इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, कितने वर्षों तक किया? 17 वर्षों तक। ठीक है, 17 वर्षों तक क्या किया इन्होंने? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, याद रखेंगे 17 वर्ष यानी कि कब से कब तक? 1903 से लेके 1920 तक। ठीक है, 1903 से लेके 1920 तक दोस्तों इन्होंने क्या किया? प्रसिद्ध जो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, उसका संपादन किया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लें इसको। साथ ही साथ इनको क्या जाना जाता है? युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, युग प्रवर्तक। ठीक है, क्या जाना जाता है इनको? युग प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपने याद रखनी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की? आपको याद है, आपको मैंने पहले बताया था, मैं हर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बताता हूँ, आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लगातार ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी। ठीक है, देखिए रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों विनय विनोद। ठीक है, याद रखेंगे, विनय विनय विनोद। विनय विनोद दोस्तों ये किसका वर्क है, किसकी रचना है? आपको पूछा जा सकता है। विनय विनोद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे गंगा लहरी इनकी रचना है, गंगा लहरी। ठीक है, पूछा जा सकता है गंगा लहरी किसकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना की बात करें, ऋतु तरंगिनी इनका एक वर्क है। ठीक है, ऋतु तरंगिनी, ऋतु ऋतु तरंगिनी, ऋतु तरंगिनी किसका वर्क है? ये भी आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक वर्क है रघुवंश, इनका वर्क है। ठीक है, रघुवंश, रघुवंश। ठीक है, साथ ही साथ कविता कलाप इनका एक वर्क है। क्या है? कविता कलाप। ठीक है, कविता कलाप, या नोट कर लेंगे, कविता कलाप और सुमन, ये सारे वर्क किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं दोस्तों। याद रखेंगे कौन कौन से हैं? विनय विनोद, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी, ठीक है, रघुवंश, कविता कलाप और सुमन। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे। हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज है। दोस्तों ये ग्रंथ किसने लिखा आपको याद रखना है। ये ग्रंथ लिखा दोस्तों शिव सिंह सेंगर ने। ठीक, किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने दोस्तों ये ग्रंथ लिखा। पूछा जा सकता है आपको कि शिव सिंह सरोज दोस्तों ये किसने लिखा है? तो ये ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। आपको इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1878, 1878 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था शिव सिंह सरोज। ठीक है, याद रखेंगे किसका ग्रंथ है? शिव सिंह सेंगर का ये ग्रंथ है।
ठीक है, और ये हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन देखिए, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 का? निम्न में कौन जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। मलयालम जो है दोस्तों ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी आप जानती हैं भारोपी परिवार जो है दोस्तों आपको पूछा जा सकता है। भारोपी परिवार ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्या है, भाषा परिवार है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपी परिवार। ठीक है, भारोपी परिवार दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें दोस्तों भारत और यूरोपीय भाषा है। क्या है? भारत और यूरोपीय क्या है? भारत और यूरोपीय भाषाएं हैं इसमें। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है भारोपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अन्य भाषाएं हैं वो आपको याद रखनी है। भारोपी परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं आपको पूछा जा सकता है। कौन नहीं है कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भारोपी परिवार है इसमें दोस्तों कई सारे दोस्तों आपके कई भाषाएं हैं, जैसे आपका संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझे। ठीक है, देखिए ये आप पहले क्लियर कर लें कि जो भारोपी परिवार है ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसमें यूरोप व भारत की कई भाषाएं इसमें शामिल हैं। जैसे पहला आप याद रखेंगे, भारत की जो आर्य भाषा है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं इनको आप नोट करेंगे। जैसे आपका संस्कृत हो गया। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, संस्कृत, हिंदी, और क्या हो गया, बंगाली हो गया। ठीक है, बंगाली भी जो है आपका इसी में आता है। ठीक, बंगाली हो गया। साथ ही साथ याद रखेंगे पंजाबी। ठीक है, पंजाबी हो गया। ठीक है, पंजाबी के साथ साथ आपका गुजराती हो गया। गुजराती ये भी किस में आता है, भारोपी परिवार में आता है। ठीक है, गुजराती। ठीक है, मराठी हो गया। ठीक है, मराठी साथ ही साथ मराठी के साथ साथ नेपाली हो गया। ठीक है, नेपाली। ठीक है, ये सारे क्या है दोस्तों, ये भारतीय आर्य भाषाएं हैं। ये किस में हैं आपके भारोपी परिवार में। साथ ही साथ यूरोपीय भाषाएं हैं। ठीक है, यूरोपीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? यूरोपीय भाषाओं में आपका क्या आ गया, अंग्रेजी हो गया। एक मिनट। ठीक है, आपका यूरोपीय भाषाओं में क्या आ जाएगा, यूरोपीय भाषाओं में। ठीक है, यूरोपीय भाषाओं में आ जाएगा आपका अंग्रेजी हो गया। ठीक है, अंग्रेजी। साथ ही साथ अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन हो गया। ठीक है, जर्मन। और जर्मन के साथ साथ आपका रूसी हो गया। ठीक है, जर्मन, रूसी। पुर्तगाली हो गया, पुर्तगाली। ये किस में आ गया सब, ये आपके यूरोपीय भाषाओं में आ गया। ठीक है, तो याद रखेंगे भारोपी परिवार जो है दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें क्या क्या है, इसमें यूरोप की और भारत की कई भाषाएं इसमें शामिल हैं। मैंने आपको बता दिया भारत की कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल हैं, और यूरोपीय भाषाएं कौन कौन सी हैं जो इसमें शामिल है मैंने बता दिया। ठीक है, सारे याद रखेंगे। कोई भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, कौन है कौन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 का आंसर करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। आपको बताना है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, चंद बरदाई, पुष्यदंत विद्यापति, जगनिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है,
तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो अभिनव जयदेव कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों विद्यापति को। ठीक है, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। विद्यापति से दोस्तों आपको याद रखना है, विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था, विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। क्या कहा जाता है इनको? मैथिल कोकिल। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? सीधे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनका जन्म पूछा जा सकता है आपको। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1352 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुआ था? मैंने बताया था बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार के मधुबनी जिले में। ठीक है, बिहार के मधुबनी जिले में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों विद्यापति का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाएं आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, तो विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं आपको, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, फिर भी इनको याद रखना है अपने। विद्यापति की रचनाओं की बात करें तो इसमें आता है आपका सबसे पहले पदावली। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है पदावली की रचना किसने की? तो विद्यापति ने की। ठीक है, साथ ही साथ कीर्तिलता। ठीक है, कीर्ति कीर्तिलता ये किसने लिखा है? ये भी दोस्तों विद्यापति का है। कीर्तिलता हो गया, कीर्ति पताका हो गया। ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका किसका है वर्क? ये भी आपका विद्यापति का है। ठीक है, तो विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं याद रखेंगे, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, पुरुष परीक्षा। ठीक है, पुरुष परीक्षा। ठीक है, पुरुष परीक्षा ये भी इनकी एक दोस्तों रचना है विद्यापति की। साथ ही साथ इनकी एक रचना है दोस्तों भू परिक्रमा। ठीक है, भू परिक्रमा। ठीक है, भू परिक्रमा किनकी रचना है? ये भी दोस्तों विद्यापति की है सीधे। ठीक है, याद रखें। साथ ही साथ लिखावनी जो है इनकी एक रचना है, लिखावनी। ठीक है, ये विद्यापति की दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। खुसरो की रचना खालिक बारी जो है दोस्तों वस्तुतः है क्या है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। खुसरो की रचना खालिक बारी ये वस्तुतः क्या है दोस्तों? पहेलियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, मनोरंजन परक रचना है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? खुसरो की रचना जो है दोस्तों खालिक बारी, दोस्तों ये क्या है? ये है दोस्तों एक फारसी हिंदी शब्दकोश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको खालिक बारी के बारे में। किसकी रचना है? खुसरो की रचना है दोस्तों खालिक बारी। ठीक है, ये क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खुसरो की बात करें तो खुसरो से आपको याद रखना है, खुसरो जो है दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम था क्या था? इनका वास्तविक नाम था अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ था आपको पूछा जा सकता है। खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके जो गुरु थे कौन थे? तो खुसरो के गुरु कौन थे? इनके जो गुरु थे दोस्तों कौन थे? आपको पूछा जा सकता है। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, कौन थे? निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, सीधे आपको पूछा जा सकता है खुसरो के जो गुरु थे वो कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे दोस्तों। इनकी रचनाओं की बात करें खुसरो की, जैसे आपका खालिक बारी हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो रचना है एक और है पहेलियाँ और मुकरिया इनका एक रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, खुसरो से संबंधित ये सारे फैक्ट याद रखने। साथ ही साथ खुसरो को क्या कहा जाता है दोस्तों? खुसरो को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था। खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद कहा जाता है इनको। ठीक है, क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। ठीक है, तूतीय हिंद
कहा जाता है, किसको कहा जाता है? खुसरो को कहा जाता है, यानी कि तूतीय हिंद का मतलब भारत का तोता इनको कहा जाता है, खुसरो को। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं खुसरो से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, रोज़तुल हकायक के रचयिता कौन है? आपको बताना है रोज़तुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी, नूर मोहम्मद, कासिम शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोज़तुल हकायक के रचयिता हैं दोस्तों नूर मोहम्मद, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। जितनी भी रचनाएं आ रही हैं दोस्तों, सभी रचनाएं आपको अच्छे से नोट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, सारी जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये आपकी प्रैक्टिस सेट तैयार की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? इनमें से एक रचना जो है वो अग्रदास की नहीं है, वो बताना है आपने, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी या फिर कुंडलिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है इनमें से? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इनकी रचना जो है दोस्तों रूप मंजरी इनकी रचना नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ध्यान मंजरी हो गया, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया, ये तीनों जो है किसकी रचना है? अग्रदास की रचनाएं हैं, ठीक है। रूप मंजरी इनकी रचना नहीं है, ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, अग्रदास से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने देखा इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। अग्रदास की ध्यान मंजरी हो गया, राम ध्यान मंजरी, ठीक है, और कुंडलिया, ठीक है। ये तीनों रचनाएं अग्रदास की हैं, लेकिन रूप मंजरी नहीं है। अग्रदास तो अग्रदास आपने पढ़ा होगा अग्रदास के बारे में। अग्रदास दोस्तों ये रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं। कौन से संप्रदाय के? रसिक संप्रदाय, ठीक है। रसिक संप्रदाय की जो है क्या माने जाते हैं? रसिक संप्रदाय की संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, अग्रदास। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है अग्रदास के शिष्य कौन थे? अग्रदास के जो शिष्य थे आपको पूछा जा सकता है, तो शिष्य कौन थे अग्रदास के? अग्रदास के शिष्य थे दोस्तों नाभादास, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नाभादास के बारे में, नाभादास, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, इनकी रचनाएं याद रखनी है। ध्यान मंजरी हो गया, ठीक है, और मैंने आपको बताया राम ध्यान मंजरी हो गया, ठीक है, कुंडलिया हो गया, और इनका एक श्रृंगार रस सागर है इनकी एक रचना, वो भी याद रखेंगे, श्रृंगार रस सागर, ठीक है। ये सारी रचनाएं अग्रदास की ही याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है? ऑप्शन देखिए, सूरदास, तुलसीदास, मोहनदास या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को जो है सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, ठीक है, याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों सूरदास को एकमात्र जो है हिंदू के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया है, एकमात्र हिंदू, ठीक है। जो सूफी काव्य परंपरा है उसमें एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है सूरदास को। किसने किसने किया है पूछा जा सकता है, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सूरदास आप सभी ने पढ़ा है सूरदास, ठीक है। हम सूरदास को बचपन से हम लोग सूरदास को पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। सूरदास का जन्म कब हुआ था पूछा जा सकता है। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में हुआ था, ठीक है। 1478 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये 16वीं सदी के एक महान जो है दोस्तों भक्त कवि थे, आप सभी जानते हैं। ये श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किसकी भक्ति के लिए जाने जाते हैं? श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जाने जाते हैं सूरदास। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ये किस भाषा के कवि माने जाते हैं, तो सूरदास जो है दोस्तों ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। किस भाषा के? ब्रज भाषा के, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि हैं कौन है, तो सूरदास दोस्तों ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो दोस्तों इनकी रचनाएं जो हैं आप सभी जानते हैं,
रचनाएं सूरदास की कौन कौन सी हैं। सूरदास की रचनाओं की बात करें तो इनका सूर सागर हो गया, ठीक है, सूर सागर, ठीक है, सूर सागर, सूर सरावली, सूर सरावली, ठीक है, सूर सागर, सूर सरावली, ठीक है, साथ ही साथ साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। दोस्तों मैं आपको जो है हर राइटर बार बार जो है हर प्रैक्टिस सेट में जो है आपका हर राइटर आ रहा है, ठीक है, हर उसके राइटर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी ये प्रैक्टिस जो है ये हो जाएगी कि आप रचनाएं आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। और चीज़ें जो डिटेल में बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप करते रहेंगे तो आपको ये जो है अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर सागर हो गया, सूर सरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ और क्या रचनाएं हैं सूरदास की? एक इनकी रचना है नागलीला, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको नागलीला किसकी रचना है, ठीक है, नागलीला है इनकी रचना सूरदास की। साथ ही साथ इनकी रचना है शूर पचीसी, ठीक है, किसकी रचना है? शूर पचीसी पूछा जा सकता है, शूर पचीसी रचना है दोस्तों सूरदास की, ठीक है। साथ ही साथ इनकी रचना है गोवर्धन लीला इनकी रचना है, ठीक है, नल दमयंती इनकी रचना है। तो ये काफ़ी सारी रचनाएं हैं सूरदास की, जो प्रमुख हैं वो याद रखनी है आपको, ठीक है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, साथ ही साथ नल दमयंती, नागलीला, ठीक है, गोवर्धन लीला और सूर पचीसी, ये सारी रचनाएं याद रखेंगे सूरदास की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर करेंगे, रामकथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य किसे माना जाता है? आपको बताना है रामकथा से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए, भरत मिलाप, रामदास, रामायण कथा या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रामकथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य किसे माना जाता है? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रामायण कथा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर जो प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? प्रबंध काव्य दोस्तों एक ऐसी काव्य रचना है जिसमें किसी विषय या घटना का क्रमबद्ध व विस्तृत वर्णन होता है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, ये जो श्रव्य काव्य है उसका एक भेद है, ठीक है, श्रव्य काव्य का एक भेद है दोस्तों प्रबंध काव्य, ठीक है। प्रबंध काव्य मैंने बता दिया, प्रबंध काव्य में क्या होता है, ये एक ऐसी काव्य रचना है जिसमें किसी घटना या किसी विषय पर जो है क्रमबद्ध व विस्तृत वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामायण कथा। रामायण संबंधी राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम जो प्रबंध काव्य है किसे माना जाता है? तो रामायण कथा को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, चंडी चरित्र किसकी रचना है? आपको बताना है चंडी चरित्र जो है ये किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, लाल कवि, भूषण, गुरु गोविंद सिंह या फिर सूदन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंडी चरित्र किसकी रचना है बताइए। चंडी चरित्र हो गया, आप अनुमान लगा सकते हैं जफरनामा किससे लिखी है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक और है रचना जाप साहिब किसकी रचना है, ठीक है। साथ ही साथ बचित्र नाटक किसका है? तो आप समझ चुके होंगे किसकी रचना है चंडी चरित्र। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की रचना क्या है? चंडी चरित्र है, ठीक है, याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह दोस्तों उनके बारे में आप जानते ही हैं, ये सिखों के कौन से गुरु थे पूछा जाता है। ये सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु थे दोस्तों सिख धर्म के। साथ ही साथ दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1666 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, तो इनका पटना में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? 1666 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने धर्म एवं न्याय की रक्षा के लिए क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ, ठीक है,
खालसा पंथ की स्थापना किसने की? अगर आपको पूछा जाता है तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। ठीक है, याद रखेंगे। कब की अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे, सन भी याद रखेंगे, 1699 में। ठीक है, ये पूछा भी गया पहले तो याद रखेंगे। 1699 में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। क्यों की दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना? खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों धर्म एवं न्याय की रक्षा के लिए की। ठीक है, कब की? 1699 में, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह, दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके बचपन का नाम क्या था? ठीक है, इनके बचपन का नाम आपको पूछा जा सकता है। इनके बचपन का नाम था दोस्तों, क्या था? गोविंद राय। ठीक है, क्या था इनके बचपन का नाम? गोविंद राय था। ठीक है, क्या था? गोविंद राय। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ इनकी रचनाओं की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की जो मेन जो मुख्य रचनाएं हैं वो है आपका, याद रखेंगे, जाप साहिब। ठीक है, जाप साहिब किसकी रचना है? आपको पूछा जा सकता है। जाप साहिब रचना होगी। साथ ही साथ आपका चंडी चरित्र हो गया। ठीक है, चंडी चरित्र हो गया। ठीक है, चंडी चरित्र। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है जफरनामा। ठीक है, पूछा भी गया है जफरनामा किसकी रचना है? जफरनामा ये रचना है गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक और दोस्तों रचना है, कौन सी है? बचित्र नाटक। ठीक है, बचित्र नाटक किसकी रचना है? बचित्र नाटक, ये भी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का है। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों गुरु गोविंद सिंह से याद रखने हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ? ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना कब की? इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बचपन का नाम क्या था? ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ बात करें इनके निधन की तो गुरु गोविंद सिंह का जो निधन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1708 में। ठीक है, 1708 में इनका निधन हुआ था। कहाँ हुआ था इनका निधन? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है दोस्तों, विज्ञान गीता किसकी रचना है? आपको बताना है विज्ञान गीता किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, केशवदास, पद्माकर, सेनापति या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था आपको, ये विज्ञान गीता किसकी रचना है, वहाँ पर भी आया था। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास। ठीक है, विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की है। ठीक है, केशवदास दोस्तों आप जानती हैं केशवदास के बारे में। केशवदास का जन्म पूछा जा सकता है आपको। केशवदास का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके आसपास इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखना है इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं केशवदास की। तो इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है कि रचनाएं क्या क्या हैं। रसिक प्रिया मैंने बताया था। ठीक है, अब आपको याद भी हो गए होंगे रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया इनकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ रसिक प्रिया के साथ कवि प्रिया। ठीक है, कवि प्रिया इनकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रामचंद्रिका हो गया, ये तो आप जानती हैं। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी रचना है? ये भी आपका केशवदास की रचना है। ठीक है, रतन बावनी। ठीक है, रतन बावनी, रतन बावनी किसकी रचना है पूछी जा सकती है। ये भी दोस्तों केशवदास की रचना है। ठीक है, सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों विज्ञान गीता हो गया। ठीक है, और जहांगीर जस चंद्रिका भी इनकी एक रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनकी मृत्यु की बात करें तो केशवदास की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी लगभग 1617-18 में। 1617-18 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर करेंगे, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। ऑप्शन देखिए, बिहारी, घनानंद, पद्माकर या फिर देव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का, क्या हो जाएगा? पद्माकर। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पद्माकर।
पद्माकर दोस्तों इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। पद्माकर का जन्म कब हुआ? और पद्माकर आप जानती हैं ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं पद्माकर। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों हुआ था 1753 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे पद्माकर जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1753 ईस्वी में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें, ठीक है, जन्म और मृत्यु दोस्तों आपको याद रखने पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ? 1753 में। और मृत्यु कब हुई ये भी याद रखेंगे, मृत्यु हुई 1833 में, ठीक है। कब कहाँ हुई पूछा जा सकता है, तो कानपुर, ठीक है, कानपुर। तो दोनों याद रखेंगे, पद्माकर का जन्म हुआ था 1753 में मध्य प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 1833 में कानपुर में, ठीक है। और ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों पद्माकर, याद रखेंगे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, पद्माकर की जो रचनाएं हैं दोस्तों आपको याद रखनी है, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। जैसे आपका प्रबोध पचासा, ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया प्रबोध, ध्यान में रखना है, प्रबोध पचासा ये किसकी रचना है? ये रचना पद्माकर की है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी एक रचना है दोस्तों गंगा लहरी, ठीक है, गंगा लहरी, ठीक है। गंगा लहरी किसकी रचना है? ये भी पद्माकर की है। साथ ही साथ एक इनकी रचना है दोस्तों जग विनोद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था इसके बारे में। जग विनोद किनकी रचना है? ये भी दोस्तों पद्माकर की रचना है, ठीक है। सारी जो है दोस्तों आपको रचनाएं याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी। तो दोस्तों ये किस विधा की रचना है? नाटक है ये, प्रगीत है, या फिर चंपू काव्य है, या फिर गीति काव्य है? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है आपका चंपू काव्य, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो चंपू काव्य क्या होता है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे, चंपू जो काव्य होता है वह साहित्यिक रचना है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। किसका? गद्य का और पद्य का, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है जिसमें, उसको बोलते हैं चंपू काव्य, ठीक है। उर्वशी जो है दोस्तों किस विधा की रचना है? ये चंपू काव्य है, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद आप जानती हैं दोस्तों प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, नाटककार, उपन्यासकार, साथ ही साथ छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। साथ ही साथ इनका जन्म पूछा जा सकता है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1889 में, ठीक है। 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, याद रखेंगे। और मृत्यु कहाँ हुई थी? वो भी वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में, ठीक है। 1937 में जो है क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये भी वाराणसी में हुई थी, ठीक है। जन्म और मृत्यु याद रखेंगे। जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का 1889 में और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1937, ठीक है। साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाओं में दोस्तों जो है पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है। जैसे उपन्यास पूछ लिया जाएगा जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, नाटक पूछ लिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको याद रखना है चंपू काव्य याद रखेंगे, ठीक है। चंपू काव्य वह साहित्यिक रचना है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं चंपू काव्य, ठीक है। चलिए कुछ रचनाएं देखते हैं जयशंकर प्रसाद की। देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों वो है आपका कामायनी, ठीक है, कामायनी हो गया, ठीक है, आप सभी ने पढ़े हैं कामायनी, आंसू, कामैनी आंसू, और बताइए लहर, लहर झरना, ठीक है। ये क्या है? ये काव्य है इनके, ठीक है। साथ ही साथ इनका स्कंदगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त, ठीक है।
स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और क्या है चंद्रगुप्त के अलावा ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के ये तीनों क्या है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये इनके क्या है, नाटक हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कभी इनकी विधा भी पूछ ली जाएगी। तो नाटक है, और ऊपर मैंने कामायनी, आंसू लहर, झरना, ये काव्य है। और उपन्यास आपको याद रखने, उपन्यास कौन कौन से हैं, कंकाल, तितली, ठीक है, कंकाल, ठीक है, कंकाल, तितली, और बताइए इरावती, ये तीन क्या है, इनके उपन्यास है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, क्लियर है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद से सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इनके नाटक याद रखने हैं, इनके काव्य, इनके उपन्यास याद रखने हैं। उपन्यास कौन कौन से बताए मैंने, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, इनका एक कहानी संग्रह है। ठीक है, जो पूछा जाता है, कहानी संग्रह। ठीक है, कहानी संग्रह क्या है इनका, जयशंकर प्रसाद का, तो कहानी संग्रह है इनका दोस्तों आकाश दीप। ठीक है, याद रखेंगे, आकाश, पूछा जा सकता है आपको, आकाशदीप जो है किसका कहानी संग्रह है, तो ये जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई, बताइए। राम की शक्ति पूजा जो है ये किसकी रचना है, ये भी बताना है आपको, और कब हुई इसकी रचना। देखिए ऑप्शन, 1934, 1935, 1936 या फिर 1937। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम की शक्ति पूजा। दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसका कब हुआ था, ये रचना हुई थी 1936 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई, 1936 में हुई। ठीक है, राम की जो शक्ति पूजा जो रचना है दोस्तों, ये किसने की, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला की रचना है दोस्तों ये, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये इसकी रचना कब हुई, 1936 में हुई। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि कौन से समाचार पत्र में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे राम की शक्ति पूजा का जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों, वो हुआ आपका दैनिक समाचार पत्र भारत। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र भारत में दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ, कब हुआ, प्रकाशन हुआ इसका, जो प्रकाशित हुई है 1936 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ से निराला से याद रखना है। ठीक है, निराला से आपको क्या याद रखना है, निराला से संबंधित आपको पूछा जा सकता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1899 में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, बंगाल में हुआ था। ठीक है, मूल रूप से ये जो है यूपी के थे। ठीक है, उन्नाव जिले के। साथ ही साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको, इनके द्वारा दो पत्रों का संपादन किया गया था निराला द्वारा, उनको आपने याद रखना है। कौन कौन से दो पत्रों का संपादन किया, पहला है क्या है, समन्वय, समन्वय पत्र का संपादन किसने किया, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, साथ ही साथ मतवाला, ये मतवाला पूछा गया पहले। ठीक है, मतवाला। ठीक है, मतवाला पत्र का संपादन किसने किया, तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, समन्वय और मतवाला, इन दोनों पत्रों का जो संपादन है किसने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं निराला की, निराला की रचनाओं की बात करें तो परिमल हो गया। ठीक है, ठीक है, परिमल हो गया इनकी रचना निराला की। साथ ही साथ गीतिका इनकी रचना है, गीतिका। ठीक है, गीतिका हो गया। ठीक है, अनामिका हो गया। ठीक है, अनामिका। और कौन सी रचना है निराला की, नए पत्ते एक रचना है, नए पत्ते, ये पूछा भी गया था, नए पत्ते किसकी रचना है, नए पत्ते किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, गीत गुंज। ठीक है, गीत गुंज भी इनकी एक रचना है, गीत गुंज। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों याद रखेंगे। और साथ ही साथ कुकुरमुत्ता हो गया, ये भी इनकी रचना है, आराधना इनकी रचना है। तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं निराला की, सारे याद रखेंगे।
परिमल, गीतिका, अनामिका, ठीक है, नए पत्ते, आराधना, गीत कुंज, ठीक है, ये सारी जो हैं किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, सारे फैक्ट दोस्तों निराला से याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।